राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में एक बार सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें विद्यार्थियों, यदि आपको याद है तो मैं आपको पढ़ा रहा था टॉपिक एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसको परीक्षा में कई बार इस नाम से भी पूछ लेते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आप सभी छात्र छात्राओं को मैंने यह बात बताने का प्रयास किया है, एक्चुअल में विद्यार्थियों जो स्थितिज ऊर्जा है उसका अर्थ किससे होता है? कार्य से होता है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य है? यहाँ पर कार्य है विद्यार्थियों, यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करें, लेकिन ध्यान रखना वो एक स्थान कौन सा होगा? शून्य ऊर्जा की स्थिति, और दूसरा स्थान कोई भी हो सकता है। अब आपके मन में जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि ये शून्य स्थिति कहाँ पर होगी? ध्यान रखना बच्चों, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस समय इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना होता है? शून्य होता है। नोट कीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक घुमाने में, किसी स्थिति विशेष तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। दोबारा सुन लीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक विस्थापित करने में या शून्य ऊर्जा की स्थिति से स्थिति विशेष तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसमें विद्यार्थियों ध्यान देने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, किसी स्थान पर यह विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु विद्युत बल रेखाएं खींची हुई है। ये विद्यार्थियों मान लीजिए यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, ये -Q है, ये +Q है। आप सभी लोगों को पता है विद्युत द्विध्रुव का जब टॉपिक हमने पहले पाठ में पढ़ा था, उसमें पहले पाठ में एक आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था मैंने, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का व्यवहार एवं बल आघूर्ण। वहाँ पर यदि आपको याद है, चित्र मत बनाना आप लोग, वहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया था इस +Q पर तो क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा QE, और इस -Q पर बल लगेगा -QE। तो आपने देखा था वहाँ पर कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यकारी परिणामी बल का मान कितना था भाई? +QE -QE। कितना हो गया था? 0। लेकिन आपको मैंने उस समय बताया था कि ये जो दोनों बल हैं समान परिमाण, विपरीत दिशा, परंतु ये संरेखीय नहीं है, इस कारण से ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। और आपने उस समय उस बल युग्म के आघूर्ण की वैल्यू ज्ञात की थी, और वह वैल्यू आई थी बच्चों τ PE sin θ। आप सभी लोगों को यदि जानकारी है तो हम लोगों को 9वीं कक्षा की विज्ञान में ये बात सिखा दी जाती है कि किसी बल क्षेत्र में यदि हम कार्य कर रहे हैं तो dW बराबर क्या आता है? F.dr। लेकिन जब एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर विद्यार्थियों बल युग्म का आघूर्ण होने से बल की जगह तो क्या आ जाएगा? टो, और dr चूंकि रेखीय गति का है और हम लोग बात कर रहे हैं घूर्णन गति की, तो dr की जगह क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन dθ। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के विपरीत घुमाने में किया गया कार्य, या विपरीत शब्द नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात आपको डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी। तो आप कैसे नोट करेंगे? अपनी कॉपी में नोट्स वाली कॉपी निकालिए, वहाँ पर नोट कीजिए।
बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टॉ डी थीटा। समीकरण नंबर 1, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टॉ डी थीटा। अब टॉ क्या है विद्यार्थियों, जो पहले पाठ का हमारा आखिरी टॉपिक था। टॉ का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव पर जो बलयुग्म कार्य कर रहा था एक समान विद्युत क्षेत्र में, उसका आघूर्ण जिसकी वैल्यू आपने ज्ञात की थी, टॉ बराबर आया था बच्चों पीई साइन थीटा। तो टॉ की जगह क्या लिख दोगे आप लोग, पीई साइन थीटा। नोट करो, परंतु टॉ बराबर पीई साइन थीटा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। तो इससे आ जाएगा ये, और dw बराबर टॉ की जगह आ गया है पीई साइन थीटा, और यह आ गया है डी थीटा। आप सभी लोगों को ये जो संकेत आ रहे हैं उनके अर्थ पता होना चाहिए। पी का मतलब होता है विद्यार्थियों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। तो dw बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। हमारा जो मकसद है वह बच्चों बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। आपने क्या लिखा था कि विद्युत द्विध्रुव को उसकी लंबवत स्थिति से, लंबवत स्थिति का मतलब शून्य ऊर्जा की स्थिति, और शून्य ऊर्जा की स्थिति कहाँ पर रहती है, थीटा बराबर 90 पर। तो इस लंबवत ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक, यानी थीटा बराबर 90 से स्थिति विशेष हो गया है थीटा। तो आप लोग अब जो कार्य की गणना करेंगे इसके लिए आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, और उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 90 टू थीटा के बीच में। यहाँ पर ये नोट करो, हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की शून्य ऊर्जा की स्थिति, विद्युत द्विध्रुव की शून्य ऊर्जा की स्थिति जब यह विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, अर्थात थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। अतः विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष अर्थात थीटा तक विस्थापित करने में, थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य अर्थात विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किया गया कुल कार्य अर्थात विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्यार्थियों इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा, आगे आ जाएगा डी थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, शून्य ऊर्जा की स्थिति 90 से किसी स्थिति विशेष जिसको आपने कह दिया थीटा तक। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर बाएं पक्ष में तो क्या आ गया, 1 dw का मतलब w का मतलब किया गया कुल कार्य जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा u बराबर। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, किसके सापेक्ष समाकलन करना है, थीटा के सापेक्ष। तो कौन बाहर आ गया, पीई बाहर आ गया। अब अंदर क्या रह गया भाई, साइन थीटा। आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप सबको पढ़ाया हुआ है समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम संकारक होता है। आपको ध्यान है d/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब बच्चों साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा का तो प्लस कोस थीटा, और प्लस साइन थीटा का माइनस कोस थीटा। तो
तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस कोस थीटा। तो माइनस तो ले लेता हूँ बाहर, ये रह गया माइनस कोस थीटा, माइनस बाहर आ गया कोस थीटा। समाकलन कैसा है भाई? निश्चित। तो आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसको सीमा से परिबद्ध कर दीजिए। लोअर लिमिट 90, अपर लिमिट थीटा। आ रही बात समझ में? इसको आगे सोल्व करते हैं। यह आ जाएगा अब u बराबर माइनस पी ई, उच्च सीमा है थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा माइनस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है विद्यार्थियों? 0। इसका मतलब u बराबर क्या आ गया है? माइनस पी ई कोस थीटा। यह वैल्यू आ गई है बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की। आगे बात समझ में? इसके बाद में विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपकी जो किताब है उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है चालक स्थिर विद्युतिकी। चालक स्थिर विद्युतिकी। इसमें विद्यार्थियों आप लोग जो NCERT किताब देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी लैंग्वेज की जटिलता महसूस हो सकती है। इस चालक स्थिर विद्युतिकी में विद्यार्थियों आप लोगों को मैंने जो पहले पाठ में गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाए थे, उसमें खोखले गोले के पश्चात जब चालक गोले वाला आपको आर्टिकल कराया था, उसके पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या कारण है चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो वही सेम बात यहाँ पर चालक स्थिर विद्युतिकी में है। तो चालक स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या हो गया? किसी चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए और उसका स्पष्टीकरण विद्यार्थियों कोई पूछे तो आपको जो मैंने पहले पाठ में नोट्स में उतराया था वही लिख देना है। नोट कीजिए भी, चालक स्थिर विद्युतिकी में किसी चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर नहीं रहकर, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। क्यों की बात आए तो आप लोगों को जो मैंने पहले पाठ में आंसर लिखाया था सेम वही लिखना है। बार बार अपने 2-3 बार चर्चा कर ली है, इसलिए आज हम इस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसके बाद में विद्यार्थियों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अब है स्थिर विद्युत परिरक्षण। आप लोग जानते हैं ये अपने आप में जैसे जनरल नॉलेज का जब टॉपिक आता है तो हम बोलते हैं ना भाई करंट जीके, तो एक करंट जीके सा हो गया अपने आप में। पिछले दिनों आपने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखा था कि जयपुर ज़िले में बिजली गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी ना भाई। तो ये स्थिर विद्युत परिरक्षण में यही है। आप लोगों को बात बताई हुई है कि जब हम खोखले गोले की बात करते हैं तो खोखले गोले में आपने पढ़ा था विद्यार्थियों, खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना था भाई? 0। क्योंकि आपने पढ़ा था उस समय खोखले गोले में जो आवेश है, संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर होता है। हमने खोखले गोले के लिए बात की थी तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना था? 0 था। E बराबर 0 था। विद्यार्थियों आपको ध्यान है, हम लोग अक्सर जब कहीं पर यात्रा कर रहे होते हैं, गाड़ी में या कार में बैठे हुए हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों हमने 5-10 मिनट का मान लीजिए रेस्ट लिया, नीचे उतर गए। उस समय भयंकर आंधी तूफान आ रहा है, बिजली गिरने वाली है, बिजली कड़कड़ा रही है। तो उस समय समझदारी क्या रहती है? आप लोग वहाँ पर बाहर नहीं रहे, पेड़ के नीचे नहीं बैठे, आपको कहाँ पर बैठना चाहिए? गाड़ी के भीतर फाटक बंद करके बैठना चाहिए। कारण क्या है? गाड़ी अपने आप में क्या हो गया है विद्यार्थियों? गाड़ी हो गया है खोखला गोला। खोखला गोले होने से E बराबर क्या हो गया? 0। तो विद्यार्थियों कितनी ही बिजली गिरे आप लोगों की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। इसका मतलब यह एक निश्चित क्षेत्र हो गया जिसको आपने सुरक्षित रखा है। किससे? जो बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो बिजली वाला भाग है जिसको हम बोलते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो आकाश का ये जो निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से
सुरक्षित रखना है, उस सुरक्षित रखे जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत परिरक्षण। आपको पहले एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं। आप लोगों ने कई बार ध्यान दिया होगा, लोडेड ट्रक जाते हैं, उनमें विद्यार्थियों जब कोई बिजली संबंधी दिक्कत होती है तो वहाँ पर आपने देखा है नीचे एक तार टच रहता है सड़क के, बिल्कुल सड़क को टच करता हुआ ट्रक चलता है। तो जब तक हमें जानकारी नहीं होती है तब तक हम सोचते रहते हैं कि इसके भीतर कोई सामान होगा, वो सामान खुलकर बाहर आ गया, ये देखो ये तार है, ये बाहर आ गया। ये वास्तव में बाहर नहीं आता है, वो अर्थिंग वाला सिस्टम है। अर्थिंग करने से जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो वहाँ पर निष्प्रभावी हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर अर्थिंग वाली बात करते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा लिखो। आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को, आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से, आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखे जाने की घटना को, आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखे जाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। ये बच्चों हमारे NCERT की किताब जो इस साल लागू हुई है उसी में ये टॉपिक है। पिछले साल तक हमारे राजस्थान बोर्ड की किताब में नहीं था, इसलिए नया टॉपिक है। तो परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है। तो आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखे जाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब ये आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया है कि जब हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, बिजली गिरने वाली है, उस समय हमें बाहर की बजाय गाड़ी में क्यों बैठने जाना चाहिए? तो आप क्या बोल देंगे? स्थिर विद्युत परिरक्षण। परीक्षा में प्रश्न आ जाए क्या कारण है बिजली गिरने के दौरान या बिजली गिरने वाली की स्थिति में हमें बाहर मैदान पर नहीं खड़ा रहकर गाड़ी में बैठ जाना चाहिए, क्या कारण है? भौतिक वैज्ञानिक कौन सी घटना पर आधारित है? तो आप क्या पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत परिरक्षण। आगे बात समझ में? ये विद्यार्थियों स्थिर विद्युत परिरक्षण है। इसके बाद में हम हमारा जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब पहले जो थ्योरेटिकल छोटा सा पोर्शन है, पराविद्युत और ध्रुवण, ये बात चूँकि आप लगातार थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़े से बोर हो गए हो, इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालिए भाई, विद्युत धारिता। विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, अभी जो स्थिर विद्युत परिरक्षण पढ़ा था उसमें देखना, ध्यान देना भाई, ये विद्यार्थियों कोई चालक वस्तु है, ये कोई आवेशित वस्तु है। मान लीजिए ये कोई आवेशित वस्तु है। इस वस्तु का, ये जैसे मान लीजिए चालक प्लेट है AB, इस आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाए हैं तो यह आवेश इस वस्तु पर आएगा भाई। अब ये जो आवेश है, यह आवेश विद्यार्थियों इसके इस पृष्ठ पर भी है। इसका मतलब यह जो चालक प्लेट है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन यदि हम ऐसी स्थिति कर दें, जैसे ये है हमारी चालक प्लेट है, ये चालक प्लेट, ये कोई आवेशित वस्तु है, यहाँ से इस वस्तु को आवेश दिया जा रहा है। अब यदि आपने क्या कर दिया भाई, ये जो चालक प्लेट है, चालक वस्तु है, इसको आपने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से ये जो बाह्य पृष्ठ पर आवेश था वो क्या बन जाएगा? निष्प्रभावी। सारा आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा, भूसंपर्कित होने से। इसलिए विद्यार्थियों, जितने भी बड़ी इमारतें होती है शहरों में, जो बड़े ऑफिस होते हैं, वहाँ पर हर घर में या हर ऑफिस में अर्थिंग कनेक्शन ज़रूर करवाते हैं। अर्थिंग होने से हमारे मकान में करंट आने का खतरा नहीं रहता है। अब है विद्युत धारिता। देखो, सबसे पहला शब्द है ये धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता। पहले क्या लिखा हुआ है? विद्युत। विद्युत का आशय किससे है? आवेश से। इसका मतलब कोई भी जो चालक है वो विद्युत आवेश कितना ग्रहण कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता। देखो बेटा परिभाषा, किसी चालक द्वारा
किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना भाई, मेरे हाथ में विद्यार्थियों ये कोई पात्र है। अब मैंने क्या किया भाई, इसमें पानी डालना शुरू किया तो आप लोग क्या देखेंगे, पानी का स्तर धीरे धीरे इस पात्र में ऊपर तक आएगा। इसका मतलब जब आपने इसमें पानी डाला है तो इसका गुरुत्व तल बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थियों, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका तल बढ़ता है, लेकिन उस तल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत तल। विद्युत तल का अर्थ किससे है, विभव से। इसका मतलब जब आपने पात्र में पानी डाला था तो उसमें गुरुत्व तल बढ़ रहा था, और जब चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो उसका विद्युत तल अर्थात विद्युत विभव बढ़ जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो विद्युत विभव है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आवेश पर। तो Q समानुपाती क्या हो गया, V। समानुपाती के निशान को हटा दिया, एक कांस्टेंट आ गया, इसको हमने बोल दिया C। तो Q बराबर क्या हो गया है बच्चों, CV। अब यहाँ पर जो C शब्द आया, जो नियतांक है, इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, चालक की विद्युत धारिता। नोट कीजिए मेरे साथ में, आपने लिखा है परिभाषा, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। इसमें परिभाषा तो इतनी ही है, लेकिन अब हम आगे पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हमें सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। नोट करो, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है, एक ही बात है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो इसके विद्युत तल अर्थात विद्युत विभव में वृद्धि होती है। विद्युत तल अर्थात विद्युत विभव में वृद्धि होती है, अर्थात Q समानुपाती V। Q समानुपाती V और Q बराबर CV, और Q बराबर CV। C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ गई आप सभी के? C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो Q बराबर विद्यार्थियों CV हो गया, तो इससे C बराबर क्या आ गया, Q बट्टे V। C बराबर क्या हो गया, Q बट्टे V। अब हम इससे धारिता का मात्रक समझना चाह रहे हैं, धारिता की विमा समझना चाह रहे हैं, और इसी पर आधारित हम ये भी बात पढ़ेंगे कि ये जो धारिता है वो किस किस से प्रभावित होती है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले आप लोगों को पढ़ना है धारिता का मात्रक। हेडिंग डाल लीजिए, इसी में है विद्युत धारिता का मात्रक। सारे बच्चे ध्यान देना भाई, आपको ध्यान है विद्यार्थियों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। नीचे क्या लिखा हुआ है, V। V का मतलब क्या है, वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन इसका जो प्रचलित मात्रक होता है वह कूलाम प्रति वोल्ट की बजाय हम बोलते हैं फेरड। क्या बोलते हैं भाई, फेरड। तो विद्युत धारिता का प्रचलित मात्रक क्या हो गया है, फेरड। प्राय जब भी धारिता की बात आती है तो आपको मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट की बजाय फेरड। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आजकल परीक्षा में प्रश्न इस हिसाब से बना के देते हैं, ऐसे प्रश्न भी अक्सर आने लग गए हैं कि एक भौतिक राशि जिसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है, बताओ वह भौतिक राशि कौन सी है। तो आप तुरंत कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट का मतलब भौतिक राशि कौन सी हो गई, वो विद्युत धारिता। आ रही मेरी बात समझ में? तो नोट करो, धारिता का मात्रक लिख लीजिए आप, कूलाम प्रति वोल्ट, प्रचलित मात्रक फेरड, कूलाम प्रति वोल्ट, और यह हो जाएगा प्रचलित मात्रक फेरड। लेकिन बच्चों फेरड अपने आप एक बहुत बड़ी इकाई है। जैसे द्रव्यमान के मात्रा की बात करते हैं हम किलोग्राम भी बोलते हैं, हम लोग क्विंटल की बात भी करते हैं, हम लोग टन की बात भी करते हैं। लेकिन टन है, क्विंटल बहुत बड़े मात्रा का, तो हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, डेसीग्राम है, मिलीग्राम है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों फेरड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके स्थान पर हम छोटे मात्रकों का चयन करते हैं। छोटे मात्रकों में हम लोग काम में लेते हैं म्यू एफ। म्यू एफ का मतलब क्या हो गया, माइक्रोफेरेड।
म्यू एफ का मतलब हो गया है विद्यार्थियों माइक्रोफेरेड। या फिर हम लेते हैं काम में, जब आप सवाल करेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। पी एफ का मतलब क्या होता है? पिक्रोफेरेड, इसको बोलते हैं पिक्रोफेरेड। ये जो पी एफ होता है इसको बच्चों हम लोग डबल माइक्रो बोलते हैं, म्यू एफ, माइक्रोफेरेड। तो अब आपको पता होना चाहिए माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। तो ध्यान रखना बच्चों, 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 फेरेड। जब हम बात करते हैं 1 पिक्रोफेरेड की, तब ये क्या आ जाएगा भाई? 2 बार माइक्रो है तो 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 फेरेड। मेरी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों के? तो यहाँ पर नोट कीजिए, फेरेड एक बड़ा मात्रक है, फेरेड एक बड़ा मात्रक है, अतः इसके स्थान पर म्यू एफ अथवा पी एफ काम में लेते हैं। म्यू एफ का मतलब माइक्रोफेरेड और पी एफ का मतलब पिक्रोफेरेड। म्यू एफ अथवा पी एफ काम में लेते हैं। फिर लिख लीजिए, 1 म्यू एफ बराबर 10 की पावर -6 फेरेड, 1 पी एफ बराबर 10 की पावर -12 फेरेड, 1 माइक्रोफेरेड बराबर 10 की पावर -6 फेरेड और 1 पी एफ बराबर 10 की पावर -12 फेरेड। बात आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये मात्रक हो गया है। अब विद्यार्थियों हम इसकी विमा की बात करते हैं। अब विमा की बात करें, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों को कक्षा 11 में जब डायमेंशन सिखाई थी, आपको बताया था कि रटना नहीं है। सारे बच्चे ध्यान देना भी इसकी विमा पर। ये आ जाएगा विद्यार्थियों C बराबर, देखो Q बट्टा V है। V क्या है? विभवांतर। विभवांतर या जो विभव है उसका आपने सूत्र पढ़ रखा है। V बराबर क्या होता है बच्चों? W बट्टे Q। होता नहीं होता है? तो इस V को हम किससे हटा देंगे? W बट्टे Q से। तो C बराबर क्या आ गया? Q बट्टे V और V की जगह आ गया है W बट्टे Q। ये Q चला जाएगा ऊपर तो क्या जाएगा? Q स्क्वायर बट्टे W। Q क्या है? आवेश। आवेश का संबंध किससे होता है? धारा से। I बराबर क्या होता है बच्चों? Q अपॉन T। इसका मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर क्या आ जाएगा? IT। I क्या है? विद्युत धारा, जिसकी विमा क्या होती है? A। T क्या है? समय, जिसकी विमा क्या होती है? T। तो विद्यार्थियों आप कह सकते हैं C बराबर Q स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 80 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर बट्टे क्या आ गया भाई? W। W का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल की विमा ध्यान है आप लोगों को, m1 L1 T-2, विस्थापन से गुणा कर दिया तो ये आ गया m1 L2 T-2। ये कार्य की विमा आ गई। इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाओगे तो बच्चों C बराबर आ जाएगा m-1। आ गया भाई? L-2 आ गया और T की पावर -2 है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। 2 पहले से मौजूद है तो T की पावर +4 और ये A की पावर 2। तो विद्यार्थियों धारिता की विमा भी आपने ज्ञात कर ली, धारिता का मात्रक भी जान लिया, धारिता का अर्थ भी जान लिया। मात्रक हो गया फेरेड, विमा हो गई m-1 L-2 T की पावर 4 A की पावर 2। सब बच्चों क्लियर हो गई? अब विद्यार्थियों धारिता को ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? परीक्षा में इस प्रश्न को अलग अलग रूप से पूछते हैं। कई बार तो 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, या फिर आ जाता है जो कारक हम लिख रहे हैं उनका स्पष्टीकरण भी पूछते हैं। तो हेडिंग डालिए, चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें विद्यार्थियों सबसे पहला कारक है, सबसे पहला फैक्टर है जो धारिता को प्रभावित करता है, चाहे चालक की साइज हो, चाहे चालक की त्रिज्या हो, चाहे चालक का क्षेत्रफल हो। आकार, त्रिज्या और क्षेत्रफल, इससे धारिता प्रभावित होती है। कैसे होती है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, केवल आपको आज नाम लिखवा रहा हूं मैं। नंबर 1 लिख लीजिए, चालक की त्रिज्या कोमा आकार ओब्लिक क्षेत्रफल पर। एक ही बात है, चालक की त्रिज्या ओब्लिक आकार ओब्लिक क्षेत्रफल पर।
ये चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है। कैसे प्रभावित करता है, जब तक आपको मैं इसका आधारित एक टॉपिक नहीं पढ़ा दूं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। नंबर 2, क्योंकि हमारा फिजिक्स का मूल सिद्धांत क्या है, रटना नहीं है, समझना है। दूसरा है, जो अभी हम जो बात कर रहे हैं धारिता की, ये धारिता है वो माध्यम से भी प्रभावित होती है। माध्यम आपको पढ़ा रखिए, मैंने जब पहला पाठ पढ़ाया था हमने माध्यम निर्वात की पढ़ा था, हमने माध्यम विद्यार्थियों धातु की भी बात की थी, हमने माध्यम कांच की भी बात की थी, हमने माध्यम शुद्ध जल की भी बात की थी, हमने माध्यम एल्कोहल की भी बात की थी। इन सब की हम लोगों ने उस समय चर्चा की थी। तो दूसरा कारक कौन सा हो गया, दूसरा जो कारक है वह विद्यार्थियों होता है माध्यम की उपस्थिति पर। नंबर 2 लिख लो, माध्यम पर, ये लिख लो आप तो, माध्यम पर या माध्यम की उपस्थिति पर, माध्यम पर या लिख सकते हैं माध्यम की उपस्थिति पर, मीडियम पर। तो माध्यम से धारिता कैसे प्रभावित होती है इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। नंबर 3 जो प्रभावित करने वाला कारक है आखिरी, ये लिख लो आप, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों ये हमारा सौभाग्य है कि तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज ट्रस्ट ने हम लोगों को इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है कि कोरोना काल में जहां स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है परंपरागत तरीके से, आप लोगों को हम लोग इस प्रकार इस माध्यम से पढ़ाकर आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।